और फाइनेंस प्रोफेशनल्स। आज हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं IFRS 13 दैट इज़ रिलेटिंग टू फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि दूसरे स्टैंडर्ड्स की किसी रिक्वायरमेंट्स या परमिशन के साथ ओरिजिनेट होता है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसका है स्कोप और स्कोप एग्जेम्पशन। IFRS 13 applies when another IFRS requires or permits fair value measurement। ठीक है, अगर कोई और IFRS जब आपको फेयर वैल्यू मेजरमेंट रिक्वायर करे तो IFRS 13 इस्तेमाल होता है। जैसे कि लेट्स सपोज अब देखें जो IS 41 है एग्रीकल्चर, उसमें आपको दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू मॉडल है। ठीक है, जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हैं तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट फेयर वैल्यू मेजरमेंट करनी है, वो एज़ पर IFRS 13 करनी है। ठीक है, इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके केस में भी आपने फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे जाना है। ठीक है, तो इन केसेस में आपको IFRS 13 की जो गाइडेंस है रिगार्डिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट दैट शुड बी वेरी रिक्वायर्ड, मतलब आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पता होनी चाहिए क्या है, ये मैंडेटरी हो जाती हैं फिर आपके लिए या किसी भी कंपनी के लिए रिगार्डिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद है जी कुछ जगहों पे ना एग्जाम्पशंस भी हैं। ठीक है, फ्रॉम बोथ मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। देखें जो भी स्टैंडर्ड होता है उसमें सबसे पहले उसका स्कोप है, उसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी एप्लीकेशन गाइडेंस है, उसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह इसकी भी और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह इस स्टैंडर्ड के भी कुछ मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि कैसे मेजर करेंगे फेयर वैल्यू को। ठीक है, क्या मॉडल्स यूज़ करेंगे, मार्केट्स पार्टिसिपेंट का डाटा किस तरह यूज़ करेंगे, अदर इनपुट्स कैसे हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह इनको। और दूसरी इसमें कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि जब हमने एक फेयर वैल्यू मेजर कर ली, ठीक है, तो अब उस वैल्यू से रिलेटेड हम क्या क्या और चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे कि जो यूज़र्स के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि आपने वो उन पर ना तो फेयर वैल्यू की मेजरमेंट अप्लाई करनी है और ना ही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। वो क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 2। ठीक है, इसमें आपको पता है कि डिफरेंट्स जो है इसकी रिजीम्स हैं। तो इस केस में मैं इसके इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर हम जो है मेन पर्पस उससे हट जाएंगे। लेकिन इसमें सिंपल एक चीज़ आपने याद रखनी है कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स विद इन द स्कोप ऑफ IFRS 2 आर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 13। इसी तरह जो लीज ट्रांजैक्शन है वो IFRS 16 में ही डील होंगी। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो शेयर बेस्ड और लीज की ट्रांजैक्शन है ना, ये अपने अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड में ही डील होंगी। ठीक है, इनमें अगर कहीं हमें फेयर वैल्यू का कहीं कोई मिल भी जाता है एस्पेक्ट, तो वो हमने उन्हीं रेलिवेंट स्टैंडर्ड में ही रहकर उसको कवर करना है, हमने IFRS 13 में नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड कह रहा है कि मेजरमेंट्स दैट हैव सम सिमिलैरिटी टू फेयर वैल्यू बट आर नॉट फेयर वैल्यू। वो कह रहे हैं कि कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं कि जो फेयर वैल्यू लगती हैं लेकिन वो है नहीं, जैसे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब हम IS2 इन्वेंट्रीज में देखते हैं कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV आपने रिकॉर्ड करना है, तो इसमें जो NRV है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो फेयर वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बस सिमिलरिटी है इसमें लेकिन ये फेयर वैल्यू नहीं है। इसी तरह IS 36 में जो दो वैल्यूज़ होती हैं, एक आपने रिकवरेबल अमाउंट होती है वो हायर ऑफ होती है किसके, के फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। अब जो वैल्यू इन यूज़ होती है वो आप प्रॉपर एक मॉडल्स के थ्रू निकालते हैं कि अगर हम इस एसेट को बेचें ना बल्कि इसको अपने ऑपरेशंस में यूज़ करें, मतलब इसके बेस्ट ऑपरेशंस में यूज़ करें तो इसकी क्या वैल्यू निकलेगी, वैल्यू इन यूज़। तो स्टैंडर्ड कहता है कि वो भी फेयर वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ओनली। ये थी एग्जेम्पशंस कि आपने मेजरमेंट और डिस्क्लोजर दोनों से एग्जाम्पशन है कि ये IFRS 2, IFRS 16, IS2, IS 36 की वैल्यू इन यूज़ जो है ये आपने इनके रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स में ही डील करनी है। उसके बाद है कुछ एग्जाम्पशंस हैं। एग्जाम्पशन क्या कि मतलब
आपने मैयर तो IFRS 13 के अंडर करनी है ये वैल्यूज़ जो अभी नीचे आ रही हैं, लेकिन आपने इनका ना डिस्क्लोजर IFRS 13 के अंडर नहीं देना, बल्कि डिस्क्लोजर इनके ही रेलिवेंट स्टैंडर्ड में देना है। जैसे कि IAS 19 में होती हैं प्लान एसेट्स मैयर्ड एट फेयर वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आपने डिस्क्लोजर जो है आपने IAS 19 के अंडर देना है, ठीक है। आपको एग्जेम्पशन है किसकी, फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब IFRS 13 के अंदर आपने डिस्क्लोजर नहीं देना, डिस्क्लोजर आपने IAS 19 के अंदर ही देना है, लेकिन जो वैल्यू इसकी फाइंड करनी है ना वो अंडर IFRS 13 करनी है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड में आपको एग्जाम्पशन किस चीज़ की है, डिस्क्लोजर की। तो अगर इधर एग्जाम्पशन है तो फिर देना किधर है, IAS 19 में देना है, एज पर IAS 19 देना है, ठीक है। लेकिन इधर आपने मेजरमेंट इस स्टैंडर्ड के अंदर ही करनी है प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू की, लेकिन आपने जो डिस्क्लोजर देना है वो किसके अंडर देना है, IAS 19 के अंडर देना है। इसी तरह रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान जो है इन्वेस्टमेंट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद IAS 26 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, उसमें भी जिधर फेयर वैल्यू का जिक्र आता है वो आपने इस स्टैंडर्ड के अंदर ही करनी है, लेकिन आपने डिस्क्लोजर इस स्टैंडर्ड का नहीं देना है, उससे आपको एग्जेम्पशन है। डिस्क्लोजर किस स्टैंडर्ड का देना है, इसके अपने स्टैंडर्ड का देना है, IAS 26 का देना है, ठीक है। इसी तरह एसेट्स फॉर विच रिकवरेबल अमाउंट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इस केस में भी आपने जो है डिस्क्लोजर IAS 36 का देना है, ठीक है। लेकिन आपने वैल्यू जो है ना रिकवरेबल अमाउंट की, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये जो फाइंड करनी है ये आपने इसी स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस के मुताबिक, इसी स्टैंडर्ड के प्रोसीजर्स के मुताबिक करनी है। लेकिन आपने डिस्क्लोजर जो है वो IAS 36 का देना है, ठीक है। आपको डिस्क्लोजर से एग्जाम्पशन है, इस स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर से एग्जाम्पशन है। तो जी होपफुली चीज़ें आपको समझ आई होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद है जी डेफिनेशन है फेयर वैल्यू की, ठीक है। डेफिनेशन में 3-4 पॉइंट्स हैं, वो आपने देखने हैं कि द प्राइस, फेयर वैल्यू क्या है, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन है प्राइस का लफ्ज़ है। प्राइस क्या है, द प्राइस इज डिटरमाइंड एट मेजरमेंट डेट अंडर करंट मार्केट कंडीशन, दैट इज एन एग्जिट प्राइस, ठीक है। एक होती है ट्रांजैक्शन प्राइस और एक है सिर्फ प्राइस, इनमें थोड़ा ना फ़र्क है। वो एंट्री की प्राइस है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो आप कंसिड्रेशन पे करते हैं, ठीक है, बेसिकली कंसिड्रेशन होती है वो, तो वो एक एंट्री प्राइस है। ये है एग्जिट प्राइस। एग्जिट प्राइस किससे, कि या तो आप एसेट को सेल कर दो, ठीक है, देखो ना आपने सेल कर दिया तो आपने तो उस एसेट से स्केप हासिल कर लिया, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटी है, आपने लाइबिलिटी पे कर दी, आपने स्केप हासिल कर लिया, आप एग्जिट कर गए, ठीक है। अगर आप एसेट को परचेज करें या किसी के पैसे देने हों आपने, वो मतलब लाइबिलिटी ट्रांजैक्शन में एंटर हों, तो वो एंट्री प्राइस है, वो कंसिड्रेशन है, और ये सिर्फ प्राइस का लफ्ज़ है। तो फेयर वैल्यू में जो प्राइस है ना वो एग्जिट प्राइस है, कि आपने कैसे स्केप करना है, एसेट को सेल करके या लाइबिलिटी को पे करके या ट्रांसफ़र करके। इसी तरह है एसेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन है कि एसेट और लाइबिलिटी हमने किस हिसाब से देखने हैं। वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू कंसीडर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेट कंडीशन एंड लोकेशन, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि ये चीज़ है जी, लेट्स सपोज अक्सर जो लोग मार्केट में मतलब डील करते हैं उनको पता होता है कि अगर चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हों तो उसकी प्राइस कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए या कोई कंडीशन आ जाए तो प्राइस में जो है वो फ्लक्चुएशन आ जाती है। लेकिन जो आपने फेयर वैल्यू कंसीडर करनी है ना वो इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल ही जो है ना मावरा होकर अलग तरीके से करनी है। आपने यही कंसीडर करना है कि सब चीज़ें इन ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ लिखा हो ना, इन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन के मतलब कोई मसले मसाइल नहीं है, बिल्कुल चीज़ें ठीक हैं, तो फिर हमने फेयर वैल्यू कंसीडर करनी है, ना कि कोई रिस्ट्रिक्शन के साथ। इसी तरह ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन इज अज्यूम टू टेक प्लेस आइदर इन द प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट क्या है, तो बेसिकली वो जो है ना डेफिनेशन स्टैंडर्ड दे रहा है कि जहाँ एक्टिविटी जो लेवल है ना वो ज़्यादा हो, वॉल्यूम एंड एक्टिविटी,
ठीक है। या आपने मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट लेनी है। वो कौन सी मार्केट है? द मार्केट दैट मैक्सिमाइज स्लैश मिनिमाइज द अमाउंट रिसीव्ड और पेड। ठीक है। बेसिकली कहने का मकसद सिर्फ ये है, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, कि जब आप किसी चीज़ की फेयर वैल्यू मेजर करते हैं ना, तो अपने प्रिंसिपल मार्केट से उसकी वैल्यू उठानी है। प्रिंसिपल मार्केट क्या है? लेट्स सपोज एक चीज़ है, वो लाहौर में 100 रुपीज़ की है, ठीक है, कराची में 200 की है। तो आपने देखना है कि एक्टिव मार्केट इसकी कौन सी है, लाहौर है या कराची है। तो आपको पता चलता है कि कराची है, क्योंकि वहाँ पे ना वॉल्यूम और ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ में। तो आपने फिर वैल्यू उस हिसाब से कराची की मार्केट की लेनी है, ठीक है। या लेट्स सपोज आपको इस तरह पता नहीं चल रहा कि किसकी जो है ना लेवल ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सी प्रिंसिपल मार्केट है, तो आपने फिर जाना है एडवांटेजियस मार्केट की तरफ। अब ये एडवांटेजेस आपने किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? आपने देखना है कि जो बंदा एसेट सेल कर रहा है उसको किस मार्केट से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मैक्सिमाइज अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। या जो बंदा पेमेंट करने जा रहा है उसको किस हवाले से मतलब कम पे करना पड़ेंगे। तो आपने उस हिसाब से जो इसके ना एडवांटेजेस को देखना है, मतलब जो बंदा ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है उसके हिसाब से। उसके बाद ये मार्केट पार्टिसिपेंट है की डेफिनेशन है कि फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी इज मेजर्ड यूजिंग द assumption that market participant would use when pricing the asset or liability, assuming they act in their own economic best interest। ठीक है, मतलब आपने कोई रिस्ट्रिक्शन या ये वो नहीं देखनी, आपने यही देखना है कि ये इसकी इस कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद है मार्केट पार्टिसिपेंट डू नॉट नीड टू बी आइडेंटिफाइड। लाजमी नहीं कि आप मार्केट पार्टिसिपेंट को जो है ना आइडेंटिफाई करें। स्टैंडर्ड कहते हैं कि जो भी दो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में या फेयर वैल्यू मतलब उनके आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें एंटर हो रहे हैं, तो वही आपके मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जी एप्लीकेशन टू नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, के जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, या कोई एडवांसेस आपने पकड़े हुए हैं गुड्स के अगेंस्ट, तो उसकी आपने फेयर वैल्यू कैसे लेनी है? स्टैंडर्ड कहता है कि आपने हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ के हिसाब से लेनी है उसकी वैल्यू। फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट कंसीडर अ मार्केट पार्टिसिपेंट एबिलिटी नॉट द एंटिटी। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा मेरे पास ये एसेट है तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, नहीं, आपने देखना है कि अगर कोई और मार्केट पार्टिसिपेंट है उसके पास ये सिमिलर एसेट है तो वो इसको कैसे यूज़ कर सकता है, उसके यूज़ के हिसाब से आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट बाय यूजिंग द एसेट इन इट HBU हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, sell the asset to another market spends who would then use the asset in its highest and best use। ठीक है, कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट इसको हाईएस्ट बेस्ट यूज से इस्तेमाल कर सकें, आपने उस हिसाब हवाले से देखना है। ये नहीं देखना कि अच्छा मैं इसको सेल करूँगा तो मुझे इतने पैसे आएंगे, नहीं। आप ये देखें कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कितने आते हैं, आपने हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ के हवाले से इसकी फिर वैल्यू निकालनी है। फैक्टर टू कंसीडर इन डिटरमाइनिंग हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़। अच्छा, अब हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ देखते हुए ना कुछ चीज़ें हैं वो आपने देखनी है कि मैं कैसे इसको बेस्ट यूज़ कंसीडर करूँ। वो कह रहे हैं कि वो बेस्ट यूज़ जो है ना फिज़िकली पॉसिबल हो, लीगली परमिटेड हो और फाइनेंशियली वाइबल हो, ठीक है। आपने कहा कि मैं इस एसेट को जनाब जो है ना चाँद पे ले जाऊंगा, तो उधर जो है ना लोग आएंगे ना, उन्होंने इसको बड़ा जो है ना इसको रिगार्ड करना है, इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें आप कह दो कि मैं इस एसेट से जो है ना कोई जो नारकोटिक्स ड्रग्स जो हैं वो बनानी है मैंने, तो अब उसकी लीगली परमिजिबल नहीं है, ये फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक एसेट एक प्लांट आपने लगा लिया कि मैं इसमें ये करूँगा वो करूँगा, रॉ मटेरियल के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, वो फाइनेंशियली वाइबल ही नहीं है। तो आप कैसे उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं एक ऐसे हवाले से कि जो चीज़ें ही आप पॉसिबल नहीं लग रही, ठीक है। तो आपने हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ देखते हुए ये तीन चीज़ें भी लाजमी ज़हन में रखनी है कि जो मैं जिस हवाले से इसकी वैल्यू निकालनी है वो फिज़िकली
पॉसिबल होना चाहिए, लीगली परमिसिबल होना चाहिए और फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए। उसके बाद है जी वैल्यूएशन प्रीमाइज कम्बिनेशन। इफ़ द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ इज़ इन कम्बिनेशन विद अदर एसेट। कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि एक एसेट है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब हम कह दें कि इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरह की है कि वो हार्डवेयर के साथ मिल के ही बेस्ट यूज़ दे सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको यही अज्यूम करना है कि वो जो साथ वाला इसका एसेट है ना, ठीक है, जो आप मतलब आप इंसिलरी एसेट है, आपने उन दोनों को मिला के उसकी फेयर वैल्यू को देखना है, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, एप्लीकेशंस आ गई इसकी। एप्लीकेशन टू लाइबिलिटीज़ एंड एन एंटिटीज़ ओवन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब आपने ये देख लिया कि इसकी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की फेयर वैल्यू देखते हुए हम क्या करते हैं कि इसका हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ देखते हैं, ठीक है, और ये फैक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब है लाइबिलिटीज़ की वे कि हमने उसको कैसे देखना है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की। वो कह रहे हैं कि जनरल प्रिंसिपल क्या है, assume that this would remain outstanding and the market participant transferee would be required to fulfill the obligation, ठीक है। the liability would not be settled with the counterparty or otherwise extinguished on the measurement date। वो कह रहे हैं कि जब आपने लाइबिलिटी की देखनी है ना, तो आपने यही अज्यूम करना है कि जिस बंदे ने पैसे देने हैं ना, वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। और वो लाइबिलिटी पैसे दे के ही सेटल होगी, किसी और तरीके से नहीं होगी कि आप जो है ना उसको पैसे माफ़ कर दें, अपना राइट्स जो है वो एक्सटिंग्विश कर दें, नहीं। आपने यही अज्यूम करना है कि इसने पैसे देने हैं तो देने हैं, ठीक है। अब बाद में जाके उनका कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि वो कह दें कि जनाब जो है ना आप मुझे ये एसेट दे दें, आप चलो ठीक है आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें हमारे साथ, मैंने ये पैसे आपको माफ़ किए, एक्सटिंग्विश किए, ये बाद की चीज़ें आपने एट अ पॉइंट ऑफ, क्योंकि देखिए फेयर वैल्यू जो होती है ना वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद है जी इसी तरह इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की भी सेम यही कंडीशन है कि ट्रांसफरी के पास राइट्स होने चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। वो राइट्स और ओब्लिगेशन क्या है कि आपने जो है आप वोट कर सकते हैं, ठीक है, आप कंपनीज को जो है ना अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर आपके पास इतने ज़्यादा शेयर है कि आप कंपनी को रन करें, ठीक है। तो आपने उस हवाले से उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। ये नहीं है कि फ्यूचर में जो मेरे पास शेयर है ना ये कैंसिल हो जाएंगे या ये जिनके ऊपर जो राइट है ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा, नहीं। आपने एक दफ़ा आपके पास है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी फेयर वैल्यू आपने उसी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेट कर रही होती हैं, जो उससे एसोसिएट होती है, फिर ही आपने निकालनी है, ठीक है। उसके बाद है जी वेदर हेल्ड और नॉट हेल्ड बाय अदर पार्टीज एज एसेट्स, के ये बेसिकली निकालने का फेयर वैल्यू का तरीका है कि व्हेन अ कोटेड प्राइस फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन आइडेंटिकल और सिमिलर लाइबिलिटी और एंटिटीज ओवन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अवेलेबल। कि आपने लेट्स सपोज कोई बॉन्ड इशू किया है, ठीक है, अब उसकी कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, उससे सिमिलर एसेट की, तो आप क्या करेंगे। तो आप ये देखें क्या इसी तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसी तरह की करेक्टरिस्टिक्स वाले कोई एसेट्स हेल्ड बाय एन अनदर पार्टी है एज एन एसेट, किसी और पार्टी ने एज ए एसेट रखे हुए इस तरह के, तो आप उधर से उसकी फेयर वैल्यू देख लें, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि मैयर द फेयर वैल्यू फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ मार्केट पार्टिसिपेंट दैट होल्ड्स द आइडेंटिकल आइटम। अब आपने ये नहीं देखना कि मैंने ये जो डिबेंचर या बॉन्ड इशू किया हुआ है मैं इसकी फेयर वैल्यू देखूँ, नहीं। अगर उसकी कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है तो आप देखें कि सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स वाला बॉन्ड किस दूसरी पार्टी के पास है, आप उसके पर्सपेक्टिव से उसकी वैल्यू निकाल लें यूजिंग द कोटेड प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट। अगर उसकी कोटेड प्राइस मार्केट में अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप इस पे जाएं, वरना और क्या करें, इफ़ नॉट अवेलेबल फिर क्या करें, यूजिंग अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट। आप दूसरी ऑब्जर्वेबल इनपुट करें। ऑब्जर्वेबल इनपुट क्या है कि वही कि इसी तरह की करेक्टरिस्टिक्स के जो चीज़ें हैं वो किसी दूसरी पार्टी के पास हैं तो देख लें, आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपने लिए यूज़ कर लें, ठीक है।
अगर नहीं है तो फिर क्या करें, यूज एन अनदर वैल्यूएशन टेक्निक सच एज इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच। अगर नहीं है तो फिर आप कोई वैल्यूएशन टेक्निक इस्तेमाल करें और उसके हवाले से उस मतलब उसको यूज़ करते हुए इसकी फेयर वैल्यू निकाल लें। ठीक है, उसके बाद है कि व्हेन अ कोटेड प्राइस फॉर दी, अब ये था कि जिस एसेट की आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं ना, ठीक है, उसकी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन किसी दूसरी पार्टी के पास वो एसेट रखा हुआ था। अब ये है कि आपने कोटेड प्राइस निकालनी है सिमिलर एसेट की, तो वो अवेलेबल नहीं है और किसी और पार्टी के पास मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में देखें ना, एक ही चीज़ बचती है कि भाई ना तो मार्केट में अवेलेबल है, ना कोई सिमिलर कोई पार्टी है उनके पास सिमिलर तरह की एसेट, तो फिर क्या करूँ, मेरे पास ही है ना। तो फिर मैंने अपने पर्सपेक्टिव से ही इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे, कि मैंने कोई वैल्यूएशन टेक्निक इस्तेमाल करनी है और यही अज्यूम करना है कि ओस द लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी मेरी और है भी आपकी, लेकिन उस केस में तो आप ये तो कर रहे थे ना कि दूसरे लोगों के ऑब्जर्वेबल इनपुट्स वगैरह यूज़ करते, नहीं इसमें आपने, क्योंकि इसमें तो कोई मार्केट में सिमिलर एसेट किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, तो आपने अपने हवाले से ही इसकी लाइबिलिटी की वैल्यू निकालनी है और यही अज्यूम करना है कि अगर इक्विटी है तो कि मैंने ही इक्विटी क्लेम इशू किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जी रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग ट्रांसफ़र, कि जब आपने फेयर वैल्यू निकालनी है ना, तो आपने कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ों को नहीं देखना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी प्राइस है जो उसकी होगी ना, उसमें इनबिल्ट हो जाएंगी। The inclusion of separate input or an adjustment to other input relating to the existing of a restriction that prevents the transfer of the item liability or equity instrument is not permitted when determining the fair value. The effect of such restriction is either implicitly or explicitly included in other inputs to the fair value measurement. कि जब आप फेयर वैल्यू मेजरमेंट करते हैं ना, कि किसी एसेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, लेट्स सपोज कोई लियन या चार्ज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, आपने उसको प्लेज भी करवाया हुआ है, मोर्टगेज करवाया हुआ है, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपने फ़लाँ मार्केट में जाके इसको सेल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है, आपने इस एसेट को ऐसे यूज़ नहीं करना। इस तरह की अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है ना, तो आपने फेयर वैल्यू की जब आप इनपुट लेते हैं ना, तो वो इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट होता है। आपने फिर अलग से मतलब एक दफ़ा फेयर वैल्यू निकाल ली और फिर दोबारा से ये नहीं कंसीडर करना कि अच्छा जी इस पे तो रिस्ट्रिक्शन है तो मैं उसका इम्पैक्ट कैसे लूँ, नहीं, वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू में इंक्लूडेड है। उसके बाद है जी वेदर हेल्ड और नॉट हेल्ड बाई अदर पार्टीज एज एसेट्स, नॉन परफॉर्मेंस रिस्क, NPR जिसे हम कहते हैं। ये होता है कि जब आपने कोई लाइबिलिटीज़ ली हुई है तो एक ये रिस्क ये भी होता है ना कि हर किसी की क्रेडिट रेटिंग के हवाले से भी कि वो इसको फ्यूचर में इसको फुलफ़िल कर भी सकेंगे इस ऑब्लिगेशन को या नहीं। ओके, NPR इज़ रिफ्लेक्टेड इन द फेयर वैल्यू ऑफ अ लाइबिलिटी एंड इंक्लूड्स बट इज़ नॉट लिमिटेड टू एन एंटिटीज ओवन क्रेडिट रिस्क। उसके बाद है कि NPR इज़ अज्यूम टू बी द सेम बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी, कि आपने ये जूम करना है कि एक जो नॉन परफॉर्मिंग रिस्क है वो एट द स्टार्ट और आफ्टर जो है ना वो ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी सेम है। ठीक है, NPR consider the effect of an entity's credit risk and any other factor that might influence the likelihood that the obligation will or will not be fulfilled. The effect may differ depending upon the liability. For example, when the liability is an obligation to deliver cash, a financial liability, or an obligation to deliver a service, a non-financial liability. The terms of the credit enhancement related to the liability, if any. इसमें बेसिकली सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जब फेयर वैल्यू हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, लाइबिलिटी की ख़ास तौर पे, तो तो कैसे हम मतलब इसको देखें कि एंटिटी का जो क्रेडिट रिस्क है कि ये अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर सकेंगे या नहीं। ठीक है, तो हमने इसको इन चीज़ों को भी ना इनकॉर्पोरेट करना होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने यही ज़ूम करना है कि NPR इज अज्यूम टू बी द सेम बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, अब वो ओब्लिगेशन आपकी क्या हो सकती है, हो सकता है कि आपने किसी के पैसे देने हो तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, या ये भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि पता चले कि आपने जो ना कोई गुड्स या सर्विस डिलीवर करनी है। ठीक है, अब पैसे देने के केस में तो प्योरली आपकी जो लिक्विडिटी है वो ओब्लिगेशन इन्वॉल्व है कि आप इसको ऑनर कर सकेंगे या नहीं।
बाकी अगर आपने गुड्स या सर्विस देनी है, इस केस में ऑपरेशनल नेचर की चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, ऑपरेशनल नेचर मतलब कि क्या हमारे पास प्लांट है, वो सही वर्किंग कंडीशन में है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कर सकेंगे, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। उसके बाद है जी लाइबिलिटीज़ व्हेन अ डिमांड फीचर और डिपॉजिट विद अ डिमांड फीचर, कि फेयर वैल्यू इज़ नॉट लेस देन द अमाउंट पेएबल ऑन डिमांड डिस्काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट डेट दैट द अमाउंट कुड बी रिक्वायर्ड टू बी पेड। ये सिंपल जो किसी लेट्स सपोज हमने ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो काफ़ी अरसे के बाद जाके उसकी पेमेंट करनी है, तो आज की डेट पे हम उसकी ना वो निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो ये बेसिकली यही कह रहे हैं कि आपने उसकी जो लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू है ना, वो आज की डेट पे जो अमाउंट पेबल है ना, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डिस्काउंट रेट के हवाले से कि मैंने लेट्स सपोज इतने इतने रेंटल्स पे करने हैं, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं, जिस तरह आप उसमें निकालते हैं लीज़ में। लेकिन देखें वो पहले सर ने कह दिया कि लीज़ की जो ट्रांजैक्शन है इसमें शामिल नहीं है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई बैंक के पैसे पे करने हैं, कोई लोन की ओब्लिगेशंस पे करनी है 5 साल के बाद, तो आज के दिन जो है ना उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना उस पर रिकॉर्ड कर लें उसको, तो वही उसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद है जी एप्लीकेशन टू फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी विद ऑफ सेटिंग पोजिशन इन मार्केट रिस्क और काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी जो है ना सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, इनको समझने के लिए काफ़ी जो है ना आपकी जो तवज्जो दरकार है कि an entity that holds a group of financial asset and financial liability is exposed to, कि एक एंटिटी है उसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं और फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी है। ठीक है, कि वो मार्केट रिस्क को भी एक्सपोज कर रही है और क्रेडिट रिस्क पे भी है। तो इस केस में क्या होगा कि इफ़ दीज आर मैनेज्ड ऑन आइदर अ मार्केट रिस्क और अ क्रेडिट रिस्क नेट एक्सपोजर बेसिस। ठीक है, नेट एक्सपोजर क्या कि मैंने जो एसेट्स हैं मेरे पास उससे रिलेटेड ये रिस्क हैं और उससे मुझे ये बेनिफिट या लॉस हो सकते हैं, लाइबिलिटी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो मैं इनको ना नेट एक्सपोजर के बेस पे जो है ना रख लेता हूँ अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इस केस में क्या होगा कि द एंटिटी इज़ परमिटेड टू अप्लाई एन एक्सेप्शन, एंटिटी को एक्सेप्शन अप्लाई है, ऑफ सेटिंग एग्जेम्पशन, कि आप ऑफ सेट इसको कर सकते हैं, उसकी आपको एग्जेम्पशन है to IFRS 13 for measuring fair value. Fair value would be based on the price क्या होगी received to sell a net long position an asset for a particular risk to transfer a net short term position or liability for particular risk exposure in an orderly transaction between market participant। कि आपने अगर किसी के पैसे देने हैं और साथ में लेने भी हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं और फाइनेंशियल लाइबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, और वो दो चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क है, तो आप उनको नेट एक्सपोजर की बेसिस पे भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने मतलब आप ग्रुप को ऑफसेट करने जा रहे हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ दिस ऑफसेट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इज मेड कंसिस्टेंटली विद हाउ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड प्राइस द नेट रिस्क एक्सपोजर। उसके बाद ये ऑफसेटिंग की एग्जाम्पशन है कुछ कि कैन ओनली बी यूज्ड इफ द एंटिटी डज ऑल द फॉलोइंग मैनेज मैनेजेस द ऑफसेट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नेट एक्सपोजर, कि ये कंडीशंस होनी चाहिए जब आप ऑफसेटिंग की एग्जाम्पशन कर रहे हैं कि आपका जो एंटिटी है ना वो इसको ग्रुप लेवल पे एक्सपोजर को जो है ना वो नेट कर रही हो। ठीक है, इसी तरह प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन दैट बेसिस अबाउट द ऑफसेट ग्रुप टू द एंटिटी की मैनेजमेंट पर्सोनल एज डिफाइंड इन IAS 24, कि जब कोई डिसीजन मेकिंग या कुछ इस तरह के तरीक़ेकार भी चीज़ें चल रही हों, तो इस केस में भी जो आप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग कर रहे हो ना वो नेट एक्सपोजर की बेस पे ही करें। ये नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको जो है नेटिंग के बेस पे दिखा लें, लेकिन मैनेजमेंट को रिपोर्ट आप अलग अलग कर रहे हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, अलग नहीं। आप इनको फिर उधर भी जो है ना ग्रुप की बेसिस पे ही दिखाएं। ठीक है, ये कंडीशंस हैं कि अगर ये फुलफिल है तो ही आप ऑफसेटिंग की एग्जेम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद है जी इज़ रिक्वायर्ड और हैज़ इलेक्टेड टू मेजर द ऑफसेट ग्रुप एट द फेयर वैल्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। अब हर साल अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में ना ये चीज़ें फिर ऑफसेटिंग ही दिखाएं। ये नहीं है कि एक दफ़ा ऑफसेट करके दिखा दी चीज़ें
जब आपको लगा कि ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं, बाद में आपने जब चीज़ें फेवरेबल हुई तो इनको अलग अलग दिखा दिया। नहीं, आपने इसको कंसिस्टेंटली दिखाना है, ठीक है। उसके बाद द एग्जाम्पशन डज नॉट रिलेट टू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपने प्रॉपर जो एज पर स्टैंडर्ड है वही चीज़ें देनी है, ठीक है। ये तो आपने वैल्यूएशन को नेट ऑफ करना है, प्लस माइनस या इस तरह ऑफसेट करना है। उसके बाद है जी IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर मस्ट बी अप्लाइड व्हेन यूजिंग द ऑफसेटिंग एग्जाम्पशन। कि जब आपने ऑफसेटिंग एक्सेप्शन अप्लाई करनी है ना, तो आपने बेसिकली देखिए, इसलिए इनको बार बार कह रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट रखना है। आपने आपने अपने अंडरलिंग रिकॉर्ड्स को भी जो फिर है ना ग्रुप की बेसिस पे कर लें कि आप ऑफसेट कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटी को। अब कल को बाद में जाके आप इनको चेंज करते हैं ना, तो आपने स्टैंडर्ड कह रहा है कि एज़ पर IS 8 ही डील करना है, ठीक है। अगर आपने उनको मतलब इस तरह कंसिस्टेंटली अप्लाई करते आ रहे हैं कि वो आप उनको एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी लेके चल रहे हैं, तो आपने फिर इनको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है, वरना आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के हवाले से रखना है। मोस्टली हम इसको ना एस्टिमेट्स के हवाले से ही रख रहे होते हैं, ताकि कि मैनेजमेंट की जो है ना अजम्पशन पहले ये थी, अब ये चेंज हो गई है। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी जो है ना इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कंसिस्टेंटली अप्लाइड करना होता है। उसके बाद है जी एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क और एक्सपोजर टू क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क के रिलेट क्या एक्सपोजर हो सकता है आपके? व्हेन यूजिंग द ऑफसेटिंग एक्सेप्शन अप्लाई द प्राइस विद इन द बिड आस्क स्प्रेड दैट इज़ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेयर वैल्यू। क्योंकि बिड आस्क इसलिए है कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं, उनके लिए बिड है, और आस्क है कि आपकी लाइबिलिटी है। तो आपने एक स्प्रेड यूज़ करना है, क्योंकि आपने ग्रुप लेवल पे आप रिस्क को जो है ना वो आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटी के, तो आपने इसका जो स्प्रेड यूज़ करना है बिड और आस्क का, जो कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है फेयर वैल्यू का। उसके बाद है कि इंश्योर दैट मार्केट रिस्क और रिस्क विद इन दी ऑफसेट ग्रुप आर सब्सटेंशियली द सेम, ठीक है, वो सेम होने चाहिए। एनी बेसिस रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द मार्केट रिस्क पैरामीटर्स नॉट बीइंग आइडेंटिकल आर टेकन इनटू अकाउंट इन द फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। आपने उसकी मेजरमेंट में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। सिमिलरली द ड्यूरेशन ऑफ द एंटिटीज एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर मार्केट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी ऑफ द ऑफसेट ग्रुप मस्ट बी सब्सटेंशियली द सेम, ठीक है। ये नहीं है कि एक आपने बॉन्ड इशू किया हुआ है, वो आपकी लायबिलिटी है, वो 2 सालों के बाद आपने उसकी मेच्योरिटी आ जानी है। इसी तरह एक एसेट है, वो आपने ख़रीदे हुए हैं, उसकी अभी 5 सालों की है, तो इनका जो ड्यूरेशन है ना वो भी सेम होना चाहिए। मतलब देखें, जब आप किसी चीज़ को नेट ऑफ करने जा रहे हैं, तो आप उसको देख लें कि उससे रिलेटेड जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं, उसकी मैच्योरिटीज डेट है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, दे मस्ट बी सब्सटेंशियली द सेम, ठीक है। वरना तो फिर इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सपोजर टू क्रेडिट रिस्क व्हेन यूजिंग द ऑफसेटिंग एक्सेप्शन include the effect of the entity's net exposure to the credit risk of that counterparty net exposure to the credit risk of the entity in the fair value measurement when the market participant would take into account any existing agreement that mitigate the credit risk exposure in the event of default। कि जब आपने क्रेडिट रिस्क देख लेना है, तो आपने उस एंटिटी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको भी देखना है, ठीक है। उससे उसके जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको भी देखना है, ठीक है। और आपने सारे इम्पैक्ट जो है ना नेट एक्सपोजर की बेस पे आपने लेने हैं, ठीक है। कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो कैसे जो है ना उनसे रिलेटेड जो क्रेडिट रिस्क है उसको भी मिटिगेट किया जा सकता है। उसके बाद है जी फेयर वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेशन अबाउट द लाइकलीहुड दैट सच एन अरेंजमेंट वुड बी लीगली इन्फोर्सिबल इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कि जब कोई डिफ़ॉल्ट करेगा क्रेडिट रिस्क के, तो क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, क्या किन एसेट्स पे हमारे राइट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हमने एज ए सिक्योरिटी ली हुई है, एज ए कोलेट्रल लिया हुआ, आपने सारी चीज़ों को कंसीडर करना है। तो ये एक्सपोजर टू क्रेडिट रिस्क है कि कल को अगर पेमेंट नहीं हो पाती रिक्वायर्ड, तो क्या हमारे एसेट्स, क्या जो है ना, क्या हमारी ओब्लिगेशंस जो है ना इम्पैक्ट होंगी, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना बड़ी सब्जेक्टिव नेचर की चीज़ें थी ये सारी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए एक प्रैक्टिकल वे में, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। आप इसको स्टैंडर्ड से भी एक दफ़ा रेफ़र कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद है जी फेयर वैल्यू एट इनिशियल रिकग्निशन। द ट्रांजैक्शन प्राइस इज़ द
प्राइस पेड और रिसीव्ड, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो एंट्री प्राइस होती है, कि आप किसी चीज़ को जब ख़रीदने जा रहे हो या एक लाइबिलिटी ट्रांजैक्शन में एंटर होने जा रहे हो, जो आपने रिसीव किया वो एंट्री प्राइस है। जो कि फेयर वैल्यू होती है ना, इन कंट्रास्ट ये एग्जिट प्राइस है, कि कैसे आप उस एसेट को सेल करेंगे, कैसे उस लाइबिलिटी से छुटकारा हासिल करेंगे, तो वो एग्जिट प्राइस है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाउएवर इन मैनी केसेस द ट्रांजैक्शन प्राइस विल इक्वल टू द फेयर वैल्यू, हाउएवर इट इज स्टिल नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट फैक्टर स्पेसिफिक टू द ट्रांजैक्शन एंड टू द एसेट और लाइबिलिटी। वो कह रहे हैं कि कई केसेस में जो फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस है ना वो सेम ही होती है। ठीक है, जब सेम होती है आप उसको सेम लें, लेकिन आप उस एसेट की जो है ना लाइबिलिटी और एसेट के हवाले से वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, उसकी कंडीशन लोकेशन हर हवाले से जो है ना डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद है अब फेयर वैल्यू की ना हायरार्की होती है, कि फेयर वैल्यू लेवल 1 की फेयर वैल्यू है, लेवल 2 की है या लेवल 3 की है। ये लेवल 1 2 3 ये क्या है, ये बेसिकली जिस बेसिस पे वो फेयर वैल्यू आई होती है ना, जिस तरीक़ेकार से या जिन मेथडोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके हम उस हवाले से उसकी ना लेवल 1 लेवल 2 का, लेवल 1 बड़ा अच्छा लेवल होता है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी तरह लेवल 1 ये है कि आपने ना ऑब्जर्वेबल कोटेड प्राइस देखी इनएक्टिव मार्केट के, आपने कोई बॉन्ड या डिबेंचर इशू किया या कोई भी और एसेट है आपके पास, आपने देखा कि मार्केट में सिमिलर जो प्राइसेस है ना एक्टिव मार्केट में उसकी ये है, तो आपने उसकी फेयर वैल्यू भी वही ले ली, तो ये बड़ा एक आइडियल सिनेरियो होता है। ठीक है, क्योंकि आपने एक एक्टिव मार्केट से प्राइस उठाई है, तो दूसरे लोगों को भी उस पर अश्योरेंस होती है कि यार ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरी होती है कि लेवल 2, कि कोटेड प्राइसेस नॉट अवेलेबल जब हों, कि जब वो अवेलेबल ना हो, तो आपने ना मार्केट से ऑब्जर्वेबल डाटा ले लेना है, कि एग्जैक्ट प्राइस अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आपने मार्केट से कुछ डाटा लिया ऑब्जर्वेबल, उसमें कोई प्लस माइनस किया, उसमें कोई एडजस्टमेंट्स की, तो वो आपने लेवल 2 बना ली। अब इस केस में ये हुआ कि एश्योरेंस तो हमें है इस वैल्यू पे, लेकिन उस लेवल की नहीं है, लेवल 1 की नहीं है। ठीक है, लेवल 2 की है, कि मार्केट में डाटा था। अब देखिए ना, डाटा जब आप किसी और कंपनी का लेते हैं तो ये सारे जजमेंट एस्टिमेट्स, ठीक है, अजम्पशंस होती हैं ना, कि इस डाटे में मैं ये प्लस कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये मेरा क्रेडिट रिस्क जो है इन्वॉल्व है, इसको मैं ऑफसेट कर दूं। उनकी कंपनी जो है वो इतना उनका कैपिटल है, इतनी लाइबिलिटी है, तो उसकी गेयरिंग ये है, मेरी गेयरिंग ये है, मैं इसको एडजस्ट कर दूं, उनका बीटा फैक्टर ये है। अब जब इन चीज़ों को आप करते हैं ना, तो ये लाजमी नहीं है कि एट दी एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट या एक्चुअल जब ट्रांजैक्शन हो ये ट्रू होल्ड करे। ठीक है, लेकिन ये स्टिल एक जो है ना ऑब्जर्वेबल डाटे से उठाई होती है, तो इस पर भी अश्योरेंस होती है। जो थोड़ा मसले मसाइल वाली, ये मसले मसाइल वाली तो नहीं कहना, मतलब जिस पे कम अश्योरेंस होती है वो लेवल 3 की है, कि अनऑब्जर्वेबल इनपुट, कि ना तो कोई मार्केट में उसकी कोटेड प्राइस अवेलेबल थी, ना कोई मार्केट में ऐसा डाटा अवेलेबल था कि जिसको मैं देख के अपनी एडजस्टमेंट करके अपने हिसाब से कोई वैल्यू बना लेता, नहीं। तो अनऑब्जर्वेबल इनपुट है, कि कुछ नहीं अवेलेबल। इस केस में आपने अपनी ही चीज़ें जो है ना वो देखनी है, कोई वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करनी है। तो देखें, जब अपनी ही चीज़ें यूज़ करेंगे तो दे मे बी सब्जेक्ट टू अ लेवल ऑफ बाइसनेस एंड सम एंड मैनी अदर फैक्टर्स। तो ये अनऑब्जर्वेबल इनपुट की बेस पे कोई वैल्यू निकलेगी, इसलिए हम इसको लेवल 3 की वैल्यू कह रहे हैं। उसके बाद द लेवल ऑफ एन आइटम इज़ बेस्ड ऑन इट्स लोवेस्ट इनपुट लेवल। ठीक है, उसके लोवेस्ट इनपुट जो लेवल है ना, आपने उस हवाले से उसका जो लेवल है वो देखना है कि क्या इनपुट मतलब जो है ना इसकी लोवेस्ट हो सकती है। अब यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनपुट का मतलब ये नहीं है कि क्या क्या हम उसको मतलब करें कि उससे कोई आउटपुट हो, नहीं। ये इनपुट है कि आपने कैसे डाटे को जो है ना इवेलुएट किया, किस तरह से, किस तरीके से आपने वो किया है, ये वो है। उसके बाद है जी, कुछ फेयर वैल्यू रिकरिंग होती है और कुछ नॉन रिकरिंग होती है। रिकरिंग क्या है, कि मतलब देखें, रिकरिंग ऑडिट नहीं होते कि हर साल एक ही फर्म ऑडिट कर रही है जी। और नॉन रिकरिंग है कि आपने 2 सालों के बाद या साल के बाद या कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे आए कि ऑडिट फर्म चेंज कर दी। इसी तरह फेयर वैल्यू की केस में भी है, कि कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि वो आपको ना हर साल कहते हैं कि आपने मेजरमेंट डेट पे जाके, रिपोर्टिंग डेट पे जाके ना अंडर IFRS 13 फेयर वैल्यू निकालनी है। जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या कोई बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखे हुए हैं, तो इस केस में आपको हर साल फेयर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये रिकरिंग फेयर वैल्यू है। दूसरी है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग है कि
किसी सर्कमस्टांस के होने से ओरिजिनेट हुई है, ट्रिगर हुई है, कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज ट्रिगर्ड बाय अ पर्टिकुलर इवेंट या सर्कमस्टांस। वो क्या है कि आपने जो है ना अभी इस साल आगे एक डिसीजन किया कि मैंने जो है ना अपना एक एसेट है, ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं, उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया IFRS 5। ठीक है, अब हर साल तो नहीं ना बेचते आप अपने एसेट्स को, कभी कभार वन ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, तो ये एक डिसीजन से ट्रिगर हुई है, तो ये नॉन रिकरिंग फेयर वैल्यू होती है। ठीक है, इसके पैरामीटर्स कुछ और हैं, इसको कैलकुलेट करने के इनके कुछ और हैं। ठीक है, उसके बाद है यूनिट ऑफ अकाउंट। इन मोस्ट केसेस द यूनिट ऑफ अकाउंट इज़ नॉट स्पेसिफाइड बाई IFRS 30। मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब कि किलोग्राम में या आपने या कि किस हवाले से इसकी फेयर वैल्यू निकाली है। अब ये तो एसेट पे डिपेंड कर रहा है ना कि किस तरह का वो एसेट है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसकी फेयर वैल्यू आप देख लें, एरिया के हिसाब से होगी, या कोई एसेट है उसकी उसके यूजेज के हिसाब से या कुछ और तरीके से होगी। तो कोई यूनिट ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड जो है ना उसको परमिट नहीं करता। इंस्टेड द यूनिट ऑफ अकाउंट इज स्पेसिफाइड बाय द IFRS दैट परमिट्स और रिक्वायर फेयर वैल्यू। बल्कि यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स जो रेलिवेंट IFRS होता है ना, कि जिसके अंडर जाके आप उसकी फेयर वैल्यू निकालने जा रहे हो, वो आपको बताता है कि क्या होना चाहिए। उसके बाद है जी IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट की वैल्यूएशन टेक्निक क्या क्या होंगी और इसके डिस्क्लोजर क्या होंगे। वैल्यूएशन टेक्निक है कि मस्ट यूज़ अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक। ठीक है, कि आपने हमेशा एक सफिशेंट डाटा जब आपके पास अवेलेबल हो ना, तो उससे आपने एक बेस्ट टेक्निक यूज़ करनी है जो मार्केट में हो। ठीक है, उसके बाद है कि चेंजेस इन द वैल्यूएशन टेक्निक और इट्स एप्लीकेशन आर अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है, अब देखें इस स्टैंडर्ड में ना 2 दफ़ा ये सेट का जिक्र आ गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आप स्टैंडर्ड के लिंकेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपकी स्टैंडर्ड पे ग्रिप होना स्टार्ट हो जाती है। एक हमने पढ़ा है इधर कि जो वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं, ये जो सॉरी टेक्निक कह रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा था IS 8, कहाँ पर पढ़ा था, ये रहा, कि जब आपने ग्रुप लेवल पे अपना जो है ना नेटिंग करनी है, ऑफसेटिंग करनी है ना आपने, तो इस केस में आपने ना इन चीज़ों को ना बड़ा स्मूथली देखना है। ठीक है, मतलब आपने अपने अंडरलिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, हर चीज़ को फिर ना आपने ऑफसेटिंग एग्जाम्पशंस की बेस पे कर देना है। ठीक है, और ये आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपने मतलब अगर चेंज करेंगे तो आपने एज़ पर IS 8 चेंज करना है इसको। ठीक है, और दूसरा इधर ये है कि जब आप कोई वैल्यूएशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो वो आपने जो है ना अप्रोप्रिएट यूज़ करनी है और कंसिस्टेंट यूज़ करनी है। ठीक है, अगर कल को आप कोई टेक्निक चेंज करते हैं कि कोई नई उसमें एडवांसमेंट आ गई, तो आपने अंडर IS 8 जो है अकाउंटिंग एस्टीमेट के हवाले से वो आपने ट्रीट करना है उसको। उसके बाद है जी इनपुट्स टू वैल्यूएशन टेक्निक, कि वैल्यूएशन टेक्निक की इनपुट्स क्या होंगी। मस्ट एम टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ रेलिवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट एंड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ अनऑब्जर्व। क्या आपने ना कोशिश यही करनी है कि ऑब्जर्वेबल इनपुट जो प्रॉपर सही वाला डाटा है ना, जिससे लोगों में थोड़ा सेटिस्फेक्शन आए कि हाँ यार ठीक है, इसकी वैल्यू बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुई है, वो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, और मिनिमाइज यूज़ करना है अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स का। कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि फेयर वैल्यू की टेक्निक लगाते हुए कुछ डाटा अवेलेबल है, ठीक है हमने वो ले लिया, लेकिन कुछ हमारी मतलब हर तरह की कोशिश के बावजूद जो है ना हमें कुछ अनऑब्जर्वेबल डाटा यूज़ करना पड़ जाता है। तो कोशिश करनी है कि आपने इस तरह को मिनिमाइज, इस यूज़ को मिनिमाइज ही करना है। उसके बाद है कि इफ़ एन एसेट स्लैश लाइबिलिटी measured at fair value has both a bid and ask price, the price within the bid and ask spread that is most representative। ये आपने ऊपर भी पढ़ा था, वो आपने जो है ना यूज़ करना है। ठीक है, कि जब आप ग्रुप लेवल पे इनको क्लासीफाई कर रहे हो, ऑफसेटिंग एग्जेम्पशन अप्लाई कर रहे हो, तो आपने बिड और आस्क का स्प्रेड यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूएशन टेक्निक क्या है, अब देखो आपने इसका जो अपेंडिक्स C है ना IFRS 13 का, उसमें वैल्यूएशन की डिफरेंट टेक्निक्स लिखी हुई हैं कि इसका हम फ्ला मॉडल यूज़ करेंगे, इसका ये मॉडल है, इस तरह की वैल्यूएशन के लिए ये है, तो आपने उधर से वो देख लेना है।
ठीक है। रिकमेंड यही है कि आप लाजमी जाकर एक दफ़ा देखें। अगर आपको स्टैंडर्ड की इस तरह जिस तरह मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपने इसको रीड कर लिया और समझ आ गई आपको, तो इंशाल्लाह ये जो टेक्निक्स है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये इनमें यही चीज़ें हैं जो हमने इधर पढ़ी हैं। इसी तरह लिखा हुआ है कि आपने ये यूज़ करना है तो ये यूज़ करना, ऑब्जर्वेबल इनपुट लेनी है, अनऑब्जर्वेबल कहाँ कहाँ लेनी है, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये मॉडल यूज़ करें, इसके लिए ये करें, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद है जी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कि IFRS 13 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो इसमें स्टैंडर्ड जो है ना आपको 3 चीज़ें बताता है कि आपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख कर ये करना है कि क्या वो आप रिकरिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देने जा रहे हैं या नॉन रिकरिंग की। ठीक है, रिकरिंग की तो आप हर साल देते हैं ना, तो उसकी कुछ और है, नॉन रिकरिंग की कुछ और है। और एक है फेयर वैल्यू डिस्क्लोज्ड। फेयर वैल्यू डिस्क्लोज के केस में ये है कि refer to the item that are measured on a basis other than fair value but where applies applicable IFRS accounting standard requires the item fair value to be determined and disclosed। वो ये है कि कुछ आइटम्स होते हैं कि जिनकी फेयर वैल्यू मतलब अवेलेबल नहीं है, अदर देन फेयर वैल्यू बेसिस पे मेजर की हुई है, लेकिन जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है ना वो कहता है कि आपने उनको फेयर वैल्यू पे रखना है। तो इस केस में या उसकी कॉस्ट हो या कुछ और चीज़ें हो, तो आपने वो डिस्क्लोज कर देना है कि जो है ना ये मैंने इस बेस पे निकाली हुई इसकी फेयर वैल्यू। लेट्स सपोज हायर, अब देखें ना उसकी कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है, तभी तो हम उसको जो है ना अदर देन फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं। तो इस केस में आपने बताना है कि वो लेवल 1 है, लेवल 2 है, जो लेवल 3 ही होता है मोस्टली, ठीक है। और किस तरह आपने उसको डिटरमाइन किया है कि वो जो है ना उसकी क्या कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक आपने निकाली है, फेयर वैल्यू के केस में बता रहा हूँ मैं आपको, और कैसे आपने उसका हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ डिटरमाइन किया है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम फेयर वैल्यू का देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू के केस में आपने क्या डिस्क्लोज करना है कि फेयर वैल्यू हायरार्की लेवल लेवल 3 या लेवल 2, कि जब आपने किसी एसेट की अदर देन फेयर वैल्यू कोई रिकॉर्ड की हो, ठीक है, तो उसमें आपने बताना है कि मैंने लेवल 3 पे रखा है इसको, ठीक है। मैंने कौन सी टेक्निक से इसकी वैल्यू निकाली है ये डिस्क्लोज करना है, और मैंने कैसे डिटरमाइन किया है कि इसका यूज़ जो है ना हाईएस्ट बेस्ट यूज़ जो है वो करंट यूज़ से डिफरेंट है। तो ये 3 चीज़ें आपने फेयर वैल्यू के केस में बतानी है, फेयर वैल्यू डिस्क्लोज्ड के केस में, कि जब आपकी वैल्यू जो है ना आपने डिस्क्लोज की हो, मैयर ना किया हो। देखो मैयर करना और चीज़ होती है, मैयर करना ये है कि मैंने इस एसेट को इस वैल्यू पे रखा है, ये मैयर करना है। आपने रखा उसको किसी और बेसिस पे, मैयर आपने मैयर ऑन अ बेसिस अदर देन फेयर वैल्यू है, लेकिन आपने उसके साथ ही ना फेयर वैल्यू डिस्क्लोज कर दिया ब्रैकेट में कि मैयर ये 100 रुपये का है लेकिन इसकी फेयर वैल्यू 80 रुपये है, या जो है ना 80 रुपये तो नहीं हो सकती, 120 है, वो मैंने इस तरह निकाली है जी। लेवल 3 मैंने यूज़ किया, ये वैल्यूएशन टेक्निक इस्तेमाल की, ये इसका यूज़ था, ये इस वाले से आपने निकाली, ठीक है। जैसे वो नहीं होते कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो होते हैं, आप उनको जो है ना मोस्टली एंटिटीज़ जो हैं अगर उन्हें लग रहा हो कि हमारे को फ्यूचर में प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे या इस तरह की चीज़ें, तो वो अपने जो डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं उनको डिस्क्लोज़ कर देती हैं, लेकिन उनको जो है ना रिकॉर्ड नहीं करती, नीचे डिस्क्लोजर में बता देती है। अच्छा जी, अच्छा अब हम आ जाए रिकरिंग फेयर वैल्यू पे और नॉन रिकरिंग पे। रिकरिंग फेयर वैल्यू के केस में जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ये बायोलॉजिकल एसेट्स हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे जो रखे हुए हैं, उस केस में आपने हर साल के आखिर पे उनकी फेयर वैल्यू बतानी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताना है कि हायरार्की लेवल बताना है कि फेयर वैल्यू किस मेजर पे बेसिस पे मेजर की, मैंने लेवल 1 की है, लेवल 2 की, लेवल 3 की है। ट्रांसफ़र बिटवीन किसी टाइम पे या किसी रीज़न की वजह से, लेट्स सपोज आपने एक साल लेवल 1 की बताई है तो आप वो लेवल 2 की है, कोई प्राइस उसकी अवेलेबल नहीं थी तो आपने कोई एडजस्टमेंट से प्राइस निकाली है, तो आपने बताना है कि लेवल 2 की है, ट्रांसफ़र हो गया है, और ये रीज़न्स हैं, ये पॉलिसी है, ठीक है। इस हवाले से आपने बताना है। इसी तरह वैल्यूएशन टेक्निक कौन सी मैंने यूज़ की इनकी फेयर वैल्यू निकालते हुए, वो आपने बताना है, ठीक है। इनपुट क्या ली, चेंजेस क्या हुई, मैंने डाटा कहाँ से उठाया, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। और ये इनपुट्स वगैरह जो लेवल 2 और लेवल 3 के केस में ही बताते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लेवल 1 है ना वो तो कोटेड प्राइसेस होती हैं, उसमें तो कोई मतलब शक व शुबा ये मुहाम ही नहीं है, वो तो आपने जस्ट मार्केट से उठाई है, तो उस केस में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ये लेवल 3 है वैल्यूएशन प्रोसेसेस या पॉलिसीज़। लेवल 3 की जब आपने फेयर वैल्यू निकाली हो ना, क्योंकि वो उस केस में लेवल 3 में आप क्या करते हैं,
अनऑब्जर्वेबल इनपुट उठाते हैं, अपनी कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इस केस में आपने बताना है कि मैंने ये प्रोसेस यूज़ किया, ये मेरी पॉलिसी है, ठीक है। और लेवल 3 अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स अगर आप दें तो वो आपने डिस्क्लोज़ करना है, ठीक है, कि उसकी वैल्यू ये है लेवल 3 अनऑब्जर्वेबल इनपुट की, ये मैंने प्रोसेस यूज़ किया और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये रिकरिंग फेयर वैल्यू के केस में ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है कि इसकी फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग डेट इतनी है, ठीक है, लेवल 1 या लेवल 2 से निकाला है वो ये है, क्या इनपुट्स यूज़ की हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद क्या है और क्या करना है रिकरिंग फेयर वैल्यू के केस में कि लेवल 3 रिकन्सिलेशन ऑफ टोटल गेन्स और लॉसेस इन P&L OCI परचेजेज, अगर वो लेवल 3 पे है तो आपने उसकी रिकन्सिलेशन देनी है प्रॉपर कि ये गेन हुआ, ये लॉस, ठीक है। और लेवल 3 के केस में आपने उसकी अनरियलाइज्ड गेन लॉसेस भी बताने हैं, क्योंकि लेवल 3 में आपने कोई टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद जी लेवल 3 की सेंसिटिविटी आपने बतानी है, क्योंकि वो एस्टिमेट्स और जजमेंट्स पे बेस होते हैं, ठीक है। आपने तो मैनेजमेंट की बाइसनेस हो सकती है, तो आपने उसका क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर आपने नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में देना है और क्वांटिटेटिव आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में देना है, वो बताना है। उसकी सेंसिटिविटी बतानी है कि ये मैंने इस बेसिस पे निकाली है, तो कल को इसमें 10% अगर ये चेंज आ गया तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, वरना ये हो जाएगी। इस तरह आपने इसकी सेंसिटिविटी मतलब उसकी वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो में बतानी है। रीज़न इफ़ हाईएस्ट बेस्ट यूज़ डिफर फ्रॉम करंट यूज़, कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जो करंट उस एसेट का यूज़ कर रहे हो ना, उसका हाईएस्ट बेस्ट यूज़ कुछ और होता है, तो आपने उसकी रीज़न बतानी है, ठीक है। इसी तरह नॉन रिकरिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट के केस में भी यही चीज़ें आपने बतानी है कि उसकी रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू ये है एसेट हेल्ड फॉर सेल की, मैंने क्यों इसको फेयर वैल्यू पे मेजर किया कि एंटिटी ने कोई डिसीजन लिया है, वो इस एसेट को सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। इस केस में आपने नहीं बताया, क्योंकि देखें ये तो आप हर साल करते आ रहे हैं ना रिकरिंग, तो आपने बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या वैल्यूएशन टेक्निक आपने यूज़ की, क्या वैल्यूएशन प्रोसेस या पॉलिसीज़ हैं आपकी। लेवल 3 की अगर आपने अनऑब्जर्वेबल इनपुट यूज़ किए हैं तो वो बतानी है, जस्ट लाइक इसी तरह के डिस्क्लोजर आपने देने हैं, ठीक है। और एक नॉन रिकरिंग के केस में आपने ये बताना है कि अगर आपकी हाईएस्ट बेस्ट यूज़ डिफरेंट हो करंट यूज़ से। मेरे पास अजान हो गई है और हमारा स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो गया, इसकी भी समरी इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि चीज़ें आपको जो प्रैक्टिकल वे में मतलब सिंपल लैंग्वेज में जिस तरह मैंने पढ़ी हुई है, जिस तरह से मेरे माइंड में है, मेरे कंसेप्ट हैं, उस हवाले से आपको बताई जाए। आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स, अपने टीचर्स के नोट जो है उनको ज़रूर रेफ़र करें, ठीक है। और उसके बाद इसको एक लेक्चर लें, गो थ्रू करें, इंशाल्लाह आपको चीज़ें बड़े एक एहसन अंदाज में प्रैक्टिकली चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।